हेलो दोस्तों, मैं प्रेम अग्रहरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी बाय प्रेम सर में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्णमाला के पार्ट 2 पर। वर्णमाला का पार्ट 1 हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट के अलावा स्वर को भी पढ़ चुके हैं। तो गाइज, यदि आप पार्ट फर्स्ट को नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं व्यंजन और व्यंजन के साथ में सघोष वर्ण क्या होते हैं, अघोष वर्ण क्या होते हैं, इसके अलावा अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण किसे कहते हैं। इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो गाइज, बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक, क्योंकि यहाँ के क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये वीडियो पुलिस, SI, लेखपाल, BEd प्रवेश परीक्षा, टेट, CTET, सुपर टेट, इसके अलावा उन सभी एग्जाम के लिए जहां पर हिंदी के सिलेबस को रखा गया है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो गाइज, आइए स्टार्ट करते हैं इस शानदार वीडियो को। और सबसे पहले इसमें हम जानते हैं व्यंजन की डिफिनीशन क्या है, इसके अलावा व्यंजन कितने प्रकार का होता है। तो गाइज, पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि जो वर्ण पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो गाइज, व्यंजन की परिभाषा ये है कि वे वर्ण जो दूसरों की सहायता से बोले जाते हैं, या इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है। दूसरे शब्दों में हम इसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा रुकावट के साथ निकले, उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, ये भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो गाइज, व्यंजनों की जो संख्या होती है वो लेखन के आधार पर और उच्चारण के आधार पर दोनों अलग अलग होती है। लेखन की बात अगर करें तो इसकी संख्या 39 होती है, जबकि उच्चारण के आधार पर अगर बात करें तो व्यंजनों की कुल संख्या जो होती है वो आपकी 35 होती है। ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा हमेशा कि लेखन के आधार पर व्यंजनों की कुल संख्या 39 होती है, जबकि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की कुल संख्या 35 होती है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, लेखन और उच्चारण की बात ना करे हो, तो ऐसे में आपका जो आंसर होता है वो 33 होता है। कितना होता है? 33 आपका आंसर हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर कुल व्यंजनों की संख्या को लिख दिया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, का से लेकर के मा तक जो वर्ण हैं उनकी संख्या 25 है। इसके अलावा या, रा, ला, वा, ये 4 मिल जाते हैं तो इनकी संख्या हो जाती है 29। और इसमें बड़ा सा, षटकोण वाला सा, छोटा सा और हा, ये चारों वर्ण मिल जाते हैं तो इनकी संख्या कुल मिलाकर के 33 हो जाती है। ठीक है। तो इस प्रकार से व्यंजनों की कुल संख्या हो गई आपकी 33। ठीक। अब कैसे आपका उच्चारण के आधार पर 35 होता है, तो देखिए यहाँ तक तो आपका 33 यानी कि 33 हो गया। अब इसी में अगर आप यहाँ पे 2 वर्ण आते हैं, कौन कौन? एक डा होता है, एक ढा होता है। इन दोनों वर्ण को हम इस प्रकार से भी यूज करते हैं, जैसे कि ये देखिए, नीचे हम पॉइंट रखते हैं। ठीक है। या फिर ये जो ढा है इसके नीचे भी हम पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार जो है इन दोनों वर्ण को हम 2 प्रकार से यूज करते हैं, और इसीलिए इन दोनों वर्ण को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है, या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है इनको। तो इनको मिला करके व्यंजनों की कुल संख्या उच्चारण के आधार पर 35 हो जाती है। इस 33 में आप 2 द्विगुण व्यंजन को जोड़ दीजिए तो आपका आ जाता है 35। ठीक है। तो अब कैसे लेखन के आधार पर इनकी संख्या 39 होती है। देखिए, जब इसी 39 में हम 13 स्वर को भी ऐड कर देते हैं तो कुल वर्णों की संख्या 52 हो जाती है, जो कि आपको पिछले वीडियो में हमने बताया है। तो ये जो आपके 39 हैं वो कैसे होते हैं लेखन के आधार पर, तो अभी हमने 35 की बात किया यहाँ तक। इन 35 में ये चारों को ऐड कर देंगे आप, तो इनकी संख्या हो जाती है 39। कितना ऐड करना भैया इसमें? ये चारों वर्ण जिनको हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलके बने होते हैं। ठीक है। छा जो होता है वो आधा का और षटकोण वाला सा से मिलके बना होता है, जबकि त्रा जो होता है वो आपका आधा ता और रा से मिलके बना होता है, जबकि ज्ञा जो होता है वो आधा जा और इया से मिलके बना होता है ज्ञा, और स्रा जो होता है आपका वो आधा बड़ा सा और रा से मिलके बना होता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर के लेखन के आधार पर व्यंजनों की कुल संख्या 39 हो जाती है। क्लियर है? तो आइए अब हम व्यंजनों के प्रकार को देखते हैं। व्यंजन के जो प्रकार होते हैं, व्यंजन के प्रकार,
व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का भैया? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला आपका होता है इसमें स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, और दूसरा आपका होता है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा आपका होता है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। इसका 2 नाम है, कहीं कहीं ऊष्म व्यंजन के नाम से आ जाता है और कहीं कहीं संघर्षी व्यंजन के नाम से आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन होता क्या है और कितने प्रकार का होता है ये। ठीक, तो स्पर्श व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुख के किसी विशेष स्थान जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत या ओष्ठ का स्पर्श करते हुए निकले, उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो कौन कौन से व्यंजन स्पर्शी व्यंजन होते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें का से लेकर के मा तक जो वर्ण यहाँ पे लिखे गए हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं भैया? स्पर्शी व्यंजन। इन्हीं को हम स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। हर लाइन में यहाँ पे 5-5 वर्ण लिखे गए हैं। देखिए, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ग होते हैं, तो इनकी संख्या कितनी होती है? 5। कितने वर्ग होते हैं भैया? 5 वर्ग। कौन कौन? एक का वर्ग होता है जिसमें का से लेकर के अंगा तक होते हैं, जिसमें कुल मिला के 5 वर्ण। कौन कौन? का, खा, गा, घा, अंगा होते हैं। और दूसरा होता है आपका चा वर्ग जिसमें चा, छा, जा, झा, इया होता है। अगला है आपका टा वर्ग जिसमें टा, ठा, डा, ढा, अड़ा होता है। और ता वर्ग होता है, ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना आते हैं। और पा वर्ग होता है पा, फा, बा, भा, मा। ये 5-5 वर्ण इन वर्गों में आते हैं। इनकी कुल संख्या कितनी होगी भैया? 25। ठीक है, तो यही 25 क्या होते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन। तो अब कभी मत भूलिएगा कि स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या 25 होती है। कहाँ से कहाँ तक भैया? का से लेकर के मा तक। ठीक है, और इन्हीं के बीच में आपका द्विगुण व्यंजन भी आता है। कौन कौन होता है द्विगुण व्यंजन भैया? एक डा होता है और एक ढा होता है। इनको हम इस प्रकार से भी यूज करते हैं कहीं कहीं, जैसे पेड़ जब लिखते हैं हम, तो पेड़ में क्या आता है भैया? पेड़ को हम इस प्रकार से लिखते हैं, देखिए नीचे नीचे हम पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, तो ये वाला यूज किया जाता है। और कहीं कहीं ये वाला भी यूज किया जाता है, जैसे लड्डू लिखना हुआ, लड्डू, तो लड्डू हम ऐसे लिखते हैं। देखो ये डा वाला यूज करते हैं हम, ये वाला बिना पॉइंट वाला। तो इन दोनों वर्णों के 2 गुण होते हैं, तो भैया इन दोनों को क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि उत्क्षिप्त व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है या द्विगुण व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो आप कितना बताओगे भैया? 2 बताओगे। तो अभी हमने परिभाषा में बताया आपको कि स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं ये मुख के किसी विशेष स्थान स्पर्श करते हुए निकलते हैं। तो वो विशेष स्थान कौन कौन से होते हैं? तो पहला हमने बात किया कंठ होता है। देखिए कंठ का मतलब होता है ये, जहां पर स्वर तंत्रियां उपस्थित होती हैं। तो यहाँ से कुछ वर्ण होते हैं जो टकरा के निकलते हैं। कौन से वर्ण का क्या उच्चारण स्थान होता है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। तो आपका ये हो गया कंठ। इसके ऊपर आते हैं तो तालु होता है। तालु का मतलब होता है कि आपके मुख का जो ऊपर वाला छत होता है, ऊपर वाला जो छत होता है उसका जो पिछला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? तालु कहते हैं। और उसके आगे वाले हिस्से को, जो कि दांत, जिसका संपर्क दांत से होता है, ठीक है, वो हिस्सा आपका क्या कहलाता है? मूर्धन्य कहलाता है। तो कुछ वर्ण यहाँ से स्पर्श करते हुए निकलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं दंत की, तो दांत आप लोग जानते ही हैं, कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जो दांत से स्पर्श करते हुए निकलते हैं, जैसे ता, था, दा, धा, ना। और कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो ओठ को स्पर्श करते हुए निकलते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई बात स्पर्श व्यंजन की। अब आइए हम जान लेते हैं कि अगला क्या है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच का हो, उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। बीच का मतलब ये होता है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो स्वर होता है उसको उच्चारित करने में हमें कम समय लगता है, जबकि जो आपका व्यंजन होता है उनको उच्चारित करने में कुछ ज़्यादा समय लगता है। तो जो आपका अंतस्थ व्यंजन होता है, इनको उच्चारित करते समय स्वर से ज़्यादा और व्यंजन से कम समय लगते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं अंतस्थ व्यंजन को।
अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या जो होती है वो 4 होती है। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए, अंतस्थ व्यंजन जो आपके होते हैं वो या, रा, ला, वा, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है भैया? 4 होती है। यही 4 आपके कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, कभी भूलिएगा नहीं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर होता है 4। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं अगला हमारा है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होता क्या है? सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। तो परिभाषा इसकी ये है कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख के अंदर किसी विशेष स्थान पर घर्षण या रगड़ करके निकले, तो ऐसे व्यंजन को हम ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। क्योंकि जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो वायु जो होता है मुख के अंदर रगड़ खाता है। जब रगड़ खाता है तो मुख में क्या होती है? गर्मी उत्पन्न होती है, या कह सकते हैं कि उष्मा उत्पन्न होती है। इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और इनको बोलते समय हमें संघर्ष करना पड़ता है, मतलब परिश्रम करना पड़ता है इनको बोलने के लिए, और इसीलिए इनको हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो इनकी भी संख्या आपकी 4 होती है। कौन कौन से भैया? बड़ा सा, खटकोण वाला सा, और छोटा सा, और हा। ये चारों वर्ण क्या कहलाते हैं भैया? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, इनकी भी संख्या कितनी होती है भैया? 4 होती है। तो गाइज ये हो गए व्यंजनों के प्रकार। अब अगर हम बात करें एक और प्रकार जिसे हम संयुक्त व्यंजन भी कहते हैं, तो संयुक्त व्यंजन आपका कौन कौन सा होता है? संयुक्त व्यंजन में आपके ये 4 वर्ण आते हैं, छा, त्रिक, ज्ञा और स्रा। ये 4 वर्ण जो होते हैं आपके वो कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, ठीक। इनको संयुक्त व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 2 व्यंजनों से मिलके बने होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो छा होता है वो किन किन व्यंजनों से मिलके बना होता है, या त्रा जो होता है वो किन किन व्यंजनों से मिलके बना होता है, या स्रा जो होता है वो किन किन व्यंजनों से मिलके बना होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि सघोष वर्ण, अघोष वर्ण क्या होते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें सघोष वर्ण की, तो सघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो या वाइब्रेशन हो। ठीक है, तो ऐसे वर्ण को हम सघोष वर्ण कहते हैं, या इसका एक और नाम, या इसको हम घोष भी कहते हैं, सघोष या घोष। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? तो जितने भी आपके स्वर होते हैं सभी के सभी क्या होते हैं? सघोष वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? सघोष वर्ण होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष वर्ण होते हैं। इसके अलावा कौन कौन से वर्ण सघोष वर्ण होते हैं? सभी वर्ग में तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण जो होता है वो क्या होता है? सघोष वर्ण कहलाता है। मतलब अगर हम वर्ग की बात कर रहे हैं तो वर्ग का मतलब होता है ये जो आपके 5 वर्ग हैं, का, चा, टा, ता, पा, ये आपके वर्ग होते हैं। इसमें जो आपका तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होता है वो आपका क्या होता है? सघोष होता है। तीसरा, चौथा और 5वां का मतलब होता है कि अगर हम का वर्ग में बात करेंगे तो गा, घा और अंगा। चा वर्ग में अगर हम बात करें तो जा, झा, इया। टा वर्ग की बात करें तो ये तीनों वर्ण। इस प्रकार सभी वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण जो होता है वो आपका क्या होता है? सघोष होता है। ठीक है, अघोष की बात कर लेते हैं। तो अघोष वर्ण क्या होता है? अघोष वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो, वाइब्रेशन ना हो। आप उच्चारित करके देख भी सकते हो, स्वर तंत्रियां आपकी यहाँ पे होती हैं। इन स्वर तंत्रियों में कंपन सघोष वर्ण में होता है और अघोष वर्ण में नहीं होता है। तो अघोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि सभी वर्ग में पहला और दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष होता है। मतलब अगर यहाँ पे बात करेंगे का वर्ग में तो का और खा होगा, इसमें अगर बात करेंगे तो ये दोनों, इनमें ये दोनों, और इस प्रकार से आगे वाले दोनों जो होते हैं वर्ण वो क्या होते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, मतलब इनको जब हम उच्चारित करते हैं तो स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि जो आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं और जो आपके ऊष्म व्यंजन होते हैं, इसमें कौन कौन सा वर्ण जो होता है वो आपका अघोष होता है और कौन कौन सा वर्ण सघोष होता है। तो देखिए, अंतस्थ व्यंजन यानी कि या, रा, ला, वा, ये चारों वर्ण जो होते हैं वो क्या होते हैं? सघोष होते हैं। ठीक है, मतलब इनके उच्चारण में कंपन होता है। अब अगर हम बात करें ऊष्म या संघर्षी व्यंजन की, तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन जो आपके ये
चारों वर्ण हैं, बड़ा सा, खटकोण वाला सा, छोटा सा और हा। इन चारों वर्ण में जो आपका ये तीनों आगे वाला वर्ण होता है वो आपका अघोष होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पर जो हा होता है वो क्या होता है भैया, सघोष होता है। देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि हा जो होता है वो सघोष होता है, जबकि आगे वाले ये तीनों जो सा होते हैं वो अघोष वर्ण होते हैं, ठीक। तो ये तो हो गई बात अघोष और सघोष की। आइए अब हम जानते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण क्या होता है। तो सबसे पहले अल्प प्राण देखते हैं। तो अल्प प्राण ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको उच्चारित करने में मुख से हवा कम निकले, ऐसे व्यंजन को हम अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। या इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमें कम परिश्रम करना पड़े उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। दूसरा आपका होता है महाप्राण। तो महाप्राण व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको उच्चारित करते समय मुख से हवा ज़्यादा निकले, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हमें अधिक परिश्रम करना पड़े। जिनको उच्चारित करने में हमें अधिक परिश्रम करना पड़े उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सभी वर्ग में जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है वो अल्प प्राण होता है, जबकि सभी वर्ग में दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण का होता है। देखिए इसको हम यहाँ पर देखते हैं। प्रत्येक वर्ग में पहला, तीसरा और पांचवा मतलब का, गा और अंगा, ये जो होता है, ये जो होते हैं तीनों वर्ण, ये देखिए का, गा और अंगा, ये तीनों वर्ण आपके होते हैं अल्प प्राण, जबकि दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो आपका महाप्राण होता है। जैसे कि खा होता है और घा होता है, इनको जब आप बोलोगे तो आपको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है, तो इनको हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं, ठीक। देखो याद करने का तरीका हम आपको बताते हैं। सघोष को आप 345 से याद कर लीजिए, अघोष को आप 12 से याद कर सकते हैं, जबकि अल्प प्राण को आप 135 से और महाप्राण को 24 से याद कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका है आपका याद करने का। तो इस प्रकार आप डिजिट के माध्यम से इनको याद कर सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से वर्ण अल्प प्राण होते हैं, कौन कौन से वर्ण महाप्राण होते हैं, आइए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की, यानी या, रा, ला, वा, ये आपके होते हैं अल्प प्राण, ठीक है। याद रखिएगा हमेशा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। और जो आपका ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन होते हैं ये सभी के सभी क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा लग रहा होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो भी बना सकें। तो फ्रेंड्स आइए अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं जो कि आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। वो ये है कि कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अर्धस्वर कौन कौन होते हैं। अर्धस्वर पहला तो ये पूछता है, दूसरा ये पूछता है कि लुंठित स्वर कौन कौन होते हैं, लुंठित स्वर कौन कौन होते हैं। तीसरा ये पूछता है कि पार्श्विक स्वर कौन होता है, पार्श्विक स्वर। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अर्धस्वर जो होता है, तो अर्धस्वर में आपका या और वा आता है, जबकि लुंठित स्वर जो होता है वो आपका रा होता है, पार्श्विक स्वर में ला आता है। ये तीनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा, चाहे तो आप इनको नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।